अब मिशेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, सिंपल सा बात, वो क्या किए, उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर, और बैक्टीरिया को जब वो कल्चर करा रहे थे तो उन्होंने जो मीडिया बनाया उसमें जो नाइट्रोजन का सोर्स था वो नाइट्रोजन 15 था। क्या था, नाइट्रोजन का जो सोर्स था वो नाइट्रोजन 15 था। नाइट्रोजन 15 इज ए हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन 50 जो है 15 जो है वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप। एक होता है नाइट्रोजन 14 जो कि नॉर्मल और इससे हल्का आइसोटोप होता। उन्होंने बैक्टीरिया को जब कल्चर करा रहे थे वो, तो जो मीडिया लिया उसको लिया नाइट्रोजन 15 और उसको मल्टीपल जनरेशन तक ग्रो कराया। मल्टीपल जनरेशन का मतलब बहुत जनरेशन तक उन्होंने क्या किया, इसको नाइट्रोजन 15 पे ही ग्रो करा लिया। अब नाइट्रोजन 15 पे ग्रो कराने का मतलब तो सिंपल सा था कि यहाँ पे जो डीएनए था, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो है वो कैसा वाला है, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 15 वाला है। अब नाइट्रोजन ही तो है ना जो यूज किया जाएगा न्यूक्लियोटाइड को बनाने में, और न्यूक्लियोटाइड को ही यूज कर लिया जाएगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए। तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर जो हमारा नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 15 वाला है, पहला एक्सपेरिमेंट। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ओनली फॉर 1 जनरेशन उन्होंने दे दिया नाइट्रोजन 14। उन्होंने क्या दे दिया, नाइट्रोजन 14 दे दिया। अब जैसे ही उन्होंने नाइट्रोजन 14 दिया, अब उन्होंने दो काम किया। एक तो ये वाला जो डीएनए है, मतलब जिसको मल्टीपल जनरेशन तक हमने ग्रो कराया है नाइट्रोजन 15 के ऊपर, उसको लिया, उसकी कल्चर को लिया। और वो वाला कल्चर को लिया जिसको हमने ओनली 1 जनरेशन के लिए नाइट्रोजन 14 पे ग्रो करा दिया। दोनों से निकाला उन्होंने डीएनए, और डीएनए के बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया डेंसिटी ग्रेडियंट वाला। उन्होंने क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट वाला सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। फर्स्ट केस में हमको जो बैंड देखने को मिला वो देखने को मिला यहाँ पे, जब हमने ये पहला वाला कंडीशन में ही मल्टीपल जनरेशन पे जब हमने इसको लिया था, और इसको जब हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमको सिग्नल मिला यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका डेंसिटी होता है ज्यादा। अब हमने सेकंड केस लिया, ये वाला जिसमें हमने नाइट्रोजन को ओनली और ओनली एक जनरेशन नाइट्रोजन 14 लेके ग्रो कराया है, और उसको भी डाल दिया हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। अब जो सिग्नल है थोड़ा ऊपर से आ रहा है, सिग्नल जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने एक और जनरेशन के लिए नाइट्रोजन 14 ले लिया, और ये हो गया तीसरा केस। फिर से एक जनरेशन के लिए हमने क्या कर लिया है, नाइट्रोजन 14 ले लिया। दिस इज द थर्ड केस। और नाइट्रोजन 14 लेने के बाद सेम वही काम किया हमने। अब सिग्नल हमको मिला दो जगहों से। अब सिग्नल हमको कहां से मिला, दो जगहों से मिला। अब हमने क्या किया, सेम इसी काम को
मल्टीपल जनरेशन तक हम लोग नाइट्रोजन 14 लेके रख रहे हैं। क्या किया हमने, मल्टीपल जनरेशन तक फिर से नाइट्रोजन 14 ले लिया। तो ये हमारे लिए हो गया फोर्थ केस। फोर्थ केस पे हमने जब फोर्थ वाले सैंपल को फोर्थ वाले ट्यूब में डाला तो हमको सिग्नल कुछ ऐसा मिला। ऊपर वाला जो बैंड था उसकी थिकनेस इंक्रीज हो गई, लेकिन नीचे वाला बैंड वैसा ही था। तो हमको तीन तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। पहले जगह पे बैंड यहां पे मिला, दूसरे जगह पे बैंड यहां पे मिला, और तीसरे जगह पे बैंड हम लोग को यहां पे मिला। अब इस चीज को देख के हम लोग को क्या चीजें पता चल सकती हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब ऐसा क्यों हुआ कि बैंड जो है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। तो उस चीज को समझने के लिए हमको इस एक्सपेरिमेंट को आराम से समझना। पहले केस की अगर बात करो, पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस ये कह रहा है कि मल्टीपल जनरेशन तक हमने क्या किया, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन 15 पे ग्रो कराया, तो दोनों स्ट्रैंड जो है वो डीएनए में नाइट्रोजन 15 हो जाएगा। बोथ स्ट्रैंड के पास कैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 15 देखने को मिला। अब जैसे ही देखो रेप्लिकेशन हमने कराया, क्या चीज, कोई कुछ बोला क्या? नो सर, कोई बोला नहीं है, वो अभ्यस का माइक ऑन था। ठीक, चलो। तो पहला जनरेशन के टाइम पे क्या हो गया, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15 हो गया। अब हमने क्या किया, सेकेंड केस को पकड़ो। सेकेंड केस में जैसे ही हमने रेप्लिकेशन कराया, जैसे ही रेप्लिकेशन हुआ, अब देखो दो स्ट्रैंड, इसके पास भी नाइट्रोजन 15 है, इसके पास भी नाइट्रोजन 15। अब जब एक जनरेशन के लिए हमने रेप्लिकेशन कराया, अगर रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होगा तो नाइट्रोजन 15 वाले दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और उसके ऊपर आके नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड आके जुड़ जाएगा। मतलब नाइट, अब हमने देखो यहाँ पे सेकेंड केस में क्या किया है, हमने ओनली फॉर द वन जनरेशन नाइट्रोजन 14 दे दिया। तो जब एक जनरेशन के दौरान रेप्लिकेशन होगा तो पहले वाले डीएनए को, पेरेंट डीएनए को टेम्पलेट के तरीके से यूज करेंगे, और यूज करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसका वो चीज करा देंगे, रेप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में जो सिग्नल मिला वो किसकी वजह से मिला, तो देखो नाइट्रोजन 15 हैवी है तो इसको हम लोग हैवी हैवी लिख दे रहे हैं, हैवी हैवी की वजह से मिला, या फिर नाइट्रोजन 15 की वजह से मिला। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने उसको एक जनरेशन के लिए क्या किया, नाइट्रोजन 14 दिया, तो जो दोनों स्ट्रैंड बने उसमें एक नाइट्रोजन 14 है और एक नाइट्रोजन 15 है, मतलब एक हैवी है और एक लाइट है। नाइट्रोजन 15 है और एक नाइट्रोजन 14 है दोनों केस में। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 15, अब पूरा का पूरा डीएनए में नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट है, तो उसका वेट जो है वो नॉर्मल की तुलना में भारी हो गया, इसीलिए वो नीचे चला गया। लेकिन एक जनरेशन के लिए जैसे ही हमने उसको चीज किया तो यहाँ पे एक में तो हैवी हो गया और एक में लाइट हो गया, और दोनों के दोनों स्ट्रैंड ऐसे ही बने। अब थर्ड केस क्या हुआ, थर्ड केस में हमने, थर्ड केस को देखो, थर्ड केस में हमने एक और जनरेशन के लिए नाइट्रोजन 14 दिया। थर्ड केस में हमने क्या किया है, एक और जनरेशन के लिए नाइट्रोजन 14 दिया। जैसे ही एक और केस के लिए नाइट्रोजन 14 देंगे, पेरेंट स्ट्रैंड अलग, तो ये था हमारा हैवी स्ट्रैंड, ये था लाइट स्ट्रैंड, ये था लाइट स्ट्रैंड, ये था हैवी स्ट्रैंड। मतलब नाइट्रोजन 15 था, नाइट्रोजन 14 था, नाइट्रोजन 14 था और नाइट्रोजन 15 था।
अब इस जनरेशन में भी जो नाइट्रोजन मिला है वो कैसा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14 ही है। तो रेप्लिकेशन जब होगा, रेप्लिकेशन के केस में क्या होगा, इन स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, और इन स्ट्रैंड की जब सिंथेसिस होगी तो जो अवेलेबल है उसी को यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज हुआ, लाइट लाइट लाइट। तो दो स्ट्रैंड जो है वो कैसे मिले, दो स्ट्रैंड ऐसे मिले जिसमें हैवी और लाइट स्ट्रैंड था, और दो स्ट्रैंड ऐसे मिले जिसमें लाइट और लाइट स्ट्रैंड है। दिख रहा है हम लोग को। तो सिंपल सा चीज, यहाँ पे जब वापस गए तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमको, एक तो ऐसा बैंड मिला जिसमें हैवी और हैवी है, और दूसरा बैंड ऐसा मिला जिसमें हमको लाइट और लाइट वाला केस ही देखने को मिल रहा है। सही बात था। तो बैंड जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, एक बैंड बीच में ही है। अब फोर्थ केस की बात करो। फोर्थ केस में हमने क्या किया, फोर्थ केस में हमने फिर से नाइट्रोजन 14 दिया। अब जब नाइट्रोजन 14 देंगे तो ये सब के सब स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। चलो करा देते हैं। पहला वाला डीएनए एक दूसरे से अलग हुआ, दूसरा वाला डीएनए एक दूसरे से अलग, तीसरा वाला अलग, चौथा वाला अलग। ये है हैवी, ये है लाइट, ये है लाइट, ये भी लाइट, लाइट 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 और हैवी। अब अभी फिर से हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन 14 ही है मीडिया में। तो नाइट्रोजन 14 होने का मतलब नाइट्रोजन 14 ही ऐड किया जाएगा डीएनए में भी। और जब डीएनए में भी नाइट्रोजन 14 ही ऐड किया जा रहा है तो जो डीएनए बनेगा वो सब का सब लाइट हो जाएगा। तो अब तुम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जो तुम्हारा हैवी और लाइट वाला नंबर है वो क्या हो गया अपना, 2 ही रहा अभी तक। लेकिन लाइट और लाइट वाले का नंबर इंक्रीज हो गया, 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया, 6 हो गया। अब लाइट वाले का नंबर जब इंक्रीज हो रहा है तो सीधा सीधा तुम क्या देखोगे, यहाँ पे बैंड की जो चौड़ाई है वो इंक्रीज होती चली जा रही। तो इससे ये पता चल गया हम लोग को कि हो ना हो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो कैसा हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है। दिख रहा है कैसे, पहले अगर दोनों हैवी था, एक बार जैसे ही हमने इसको नाइट्रोजन 14 दिया वैसे ही क्या देखने को मिला, हैवी लाइट देखने को मिला। फिर से हमने इसको नाइट्रोजन 14 दिया, फिर से हमको क्या देखने को मिला, हैवी लाइट के साथ लाइट लाइट भी देखने को मिला। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सिंपल सा देख लो तुम लोग कि हैवी लाइट तो है ही है, लेकिन लाइट 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 वाले का नंबर जो है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते चले जा रहा है। और ऊपर वाला जो बैंड है वो इंक्रीज होते चले जा रहा। समझ में आया। तो इससे ये पता चल गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब इसको बना लिए हो तो फिर बताओ, नहीं बनाया हो तो फिर वापस दिखाता हूं क्या क्या था। बन गया है ये? ठीक, चलो बन गया है तो फिर सिंपल सा चीज अब समझो। अब क्वेश्चन तुम लोग के दिमाग में ये उठना चाहिए कि ठीक है सेमी कंजर्वेटिव है तो बेंडिंग जो है वो चेंज होगी। अगर कंजर्वेटिव होता तो क्या होता, डिस्पर्सिव होता तो क्या होता, और नॉन कंजर्वेटिव होता तो क्या होता। समझे? चलो समझने की कोशिश कर लेते हैं तब। चलो समझने का कोशिश करते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सबसे नीचे जो बैंड मिलेगा वो किसका किसका मिलेगा, हैवी हैवी का मिलेगा, उसके ऊपर हैवी लाइट का मिलेगा, और सबसे ऊपर लाइट लाइट का मिलेगा। हैवी हैवी
हैवी लाइट लाइट लाइट, हैवी 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 लाइट लाइट लाइट। अब हम लोग पहला जो केस ले रहे हैं वो लिए हैं सेमी कंजर्वेटिव का। सेमी कंजर्वेटिव में अगर हमने पहले से क्या किया है, बैंड हमको मिल रहा है हैवी हैवी वाला। एक जनरेशन के लिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन 14 दे देंगे तो बैंड जो है वो हैवी लाइट हो जाएगा। एक और जनरेशन के लिए अगर हमने इसको नाइट्रोजन 14 दिया तो बैंड जो है वो लाइट लाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक और जनरेशन के लिए जब हम लोग इसको नाइट्रोजन 14 देंगे तो यहाँ पे हैवी लाइट वाला बैंड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन लाइट लाइट वाले बैंड की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो देखो, जब भी बैंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो समझ जाना है तुम लोग को कि यहाँ पे जो बैंडिंग हो रही है वो मतलब जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। समझ में आ गया क्यों हो रहा है ये चीज? यस और नो? अब यहाँ पे आ जाओ। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अब सेमी कंजर्वेटिव ने कंजर्वेटिव प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है? कंजर्वेटिव प्रोसेस है। तो कंजर्वेटिव प्रोसेस में कैसा बैंड मिलेगा? पहले हमने बहुत जनरेशन तक उसको नाइट्रोजन 15 पे ग्रो कराया है तो बैंड तो यहीं पे मिलेगा। लेकिन एक बार हमने क्या किया, इसको नाइट्रोजन 14 दे दिया, और जैसे ही हमने उसको नाइट्रोजन 14 दिया रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन में उसी चीज को यूज किया जाएगा जो अवेलेबल। लेकिन कंजर्वेटिव प्रोसेस को जब तुम देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा तुमको कंजर्वेटिव प्रोसेस में, कि पेरेंट डीएनए तो वैसे ही रहता है, पेरेंट डीएनए को छोड़ के हम लोग सीधे क्या करते हैं, नए डीएनए की सिंथेसिस कर लेते हैं। फिर से अगर हमने क्या किया, इसको नाइट्रोजन 14 दिया और एक बार और रेप्लिकेशन होने दिया, पेरेंट डीएनए तो उतना ही रहेगा लेकिन नए वाले डीएनए की संख्या जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर से हमने इसको नाइट्रोजन 14 दिया तो डॉटर वाले स्ट्रैंड की डीएनए, डॉटर वाला स्ट्रैंड तो देखने को मिलेगा हमको ज्यादा, लेकिन पेरेंट वाले में कोई चेंजेस देखने को मिला क्या हमको? नहीं। तो सीधा सीधा क्या हुआ यहाँ पे, कंजर्वेटिव में हैवी हैवी था, अगर सेमी कंजर्वेटिव होता तो हैवी लाइट बनना था, जैसे यहाँ पे हैवी हैवी था, एक बार नाइट्रोजन दिए तो हैवी लाइट बना, फिर उसके बाद हैवी लाइट भी मिला और लाइट लाइट भी मिला। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हैवी हैवी है, कंजर्वेटिव में हैवी हैवी को कंजर्व कर लिया जाएगा और लाइट लाइट की नई सिंथेसिस कर ली जाएगी, और हर बार जब रेप्लिकेशन होगा तो सेम चीज देखने को मिलेगा हम लोगों को, और ऊपर लाइट लाइट वाले का नंबर जो होता है वो इंक्रीज होते चले जाएगा, हैवी लाइट का बैंड तो कभी भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तो वो वाला प्रोसेस कैसा प्रोसेस हो जाएगा, कंजर्वेटिव प्रोसेस हो जाएगा। ठीक। अब कंजर्वेटिव के बाद अगर हम लोग बात करें नॉन कंजर्वेटिव की, तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा, मान लो पेरेंट जो है वो हैवी हैवी वाला है, हमने क्या किया, एक बार रेप्लिकेशन होने दिया लेकिन अब उसको हम लोग दे रहे हैं नाइट्रोजन 14, तो हैवी वाला स्ट्रैंड ही गायब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है
जब तुम लोग बात करते हो सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव वाले में अगर बात करें हम लोग, तो नॉन कंजर्वेटिव वाले में क्या होता है, हम लोग पेरेंट डीएनए को तो गायब कर देते हैं, पेरेंट डीएनए की जगह पे पूरा का पूरा जो होता है न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको नाइट्रोजन 14 नहीं नाइट्रोजन 15 देते हैं। नाइट्रोजन 14 की जगह पे हमने क्या किया, इसको नाइट्रोजन 15 दे दिया। तो अब जो स्ट्रैंड है वो वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन हम लोग अभी नहीं करते हैं, अभी क्या करते हैं नाइट्रोजन 14 ही देते हैं, अगली बार कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको नाइट्रोजन 14 ही दिया, तो क्या हो जाएगा, सेम पेरेंट डीएनए गायब हो जाएगा, लेकिन पेरेंट डीएनए भी खुद नाइट्रोजन 14 वाला था, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, अब इसको नाइट्रोजन 14 नहीं नाइट्रोजन 15 देते हैं। क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन 15 दे रहे हैं। और जैसे ही तुम नाइट्रोजन 15 दोगे, लाइट वाला पूरा डिग्रेड हो जाएगा और हैवी वाले की सिंथेसिस हो जाएगी। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव को देखोगे तो पेरेंट डीएनए हमेशा डिग्रेड कर दिया जाता है और नया डीएनए बना लिया जाता है। तो जैसा तुम मीडियम दोगे वैसा तुम्हारा बाइंडिंग पैटर्न शिफ्ट होगा। जबकि सेमी कंजर्वेटिव वाले में पेरेंट का यूज करेंगे, पेरेंट तो कंजर्व रहेगा, नया डीएनए पेरेंट का यूज करके टेम्पलेट बना लेंगे। तो सेमी कंजर्वेटिव वाला जो प्रोसेस होता है ये टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है। पेरेंट वाला डीएनए कम से कम आधा तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, जबकि नॉन कंजर्वेटिव वाला में पेरेंट डीएनए कभी भी कंजर्व नहीं होगा, तुम जैसा मीडिया दोगे बेंडिंग पैटर्न वैसे सेट होगा। जबकि कंजर्वेटिव वाले में क्या होगा, पेरेंट डीएनए हमेशा कंजर्व रहेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस जैसा तुम मीडिया दोगे वैसा तुम्हारा डीएनए का सिंथेसिस होता चला जाएगा। अब अगर तुम डिस्पर्सिव वाले की बात करो तो डिस्पर्सिव वाले में क्या होता है, हर बार डीएनए डिग्रेड होता है, हर बार नया डीएनए का सिंथेसिस होता है, बेंडिंग पैटर्न फ्लक्चुएट करता रहेगा, कभी भी एक जगह पे स्टेबल रह ही नहीं सकता है वो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा डिस्पर्सिव। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीन को समझ लिया तो अच्छी बात है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके ऊपर आते हैं। सेम यही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सेम यही एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि हमने क्या किया था, मल्टीपल जनरेशन तक नाइट्रोजन 15 दिया था, और उसके बाद हमने क्या किया, लगातार 3 जनरेशन तक हमने नाइट्रोजन 14 दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने परसेंट ऑफ द डीएनए जो है वो हैवी और लाइट वाले होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट ऑफ द डीएनए का बैंड जो है वो हैवी और लाइट वाले में दिखाई देगा हम लोग को। चलो, मल्टीपल जनरेशन तक हमने नाइट्रोजन 15 दे दिया था, 3 जनरेशन तक हमने इसको क्या किया, नाइट्रोजन 14 दिया। तो कितने परसेंट ऑफ द डीएनए जो है वो हैवी लाइट वाले होंगे, सॉल्व करो। सर जो लाइट होगा वो 75 होगा ना शायद। शायद नहीं, कॉपी होगा तुम्हारे पास, पेन भी होगा, सॉल्व करके देखो एक बार, कंफर्म बताओ फिर। सर सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है।
हाँ, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ही है। ये चीज़ तुमको याद रखना है कि सेमी कंजर्वेटिव ही मानना है डीएनए रेप्लिकेशन को, क्योंकि हम लोग लिख दिए हैं। सर लाइट वाला 75 और जो आया लाइट किसी का? और लाइट वाला 75 है, और लाइट और हेवी वाला जो है वो 20। 35%। चलो ठीक है, देखो कैसे आया ये आंसर। कि जो हमारे बहुत सारे जनरेशन तक हमने क्या कर दिया था, उसको नाइट्रोजन 15 दिया था, तो दोनों स्ट्रैंड था हैवी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, हमने उसको नाइट्रोजन 15 दिया, नाइट्रोजन 14 दिया, तो स्ट्रैंड हो गया हैवी लाइट। हैवी लाइट अभी 100% स्ट्रैंड जो है वो हैवी लाइट है। ये फर्स्ट जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन के बाद जैसे ही सेकेंड जनरेशन आया, सेकेंड जनरेशन के दौरान ये है हैवी लाइट, लाइट 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 हैवी। मतलब 50% जो है वो हैवी लाइट है और 50% जो है वो लाइट लाइट है। और वहीं पे थर्ड जनरेशन पे चले जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा तुमको, दो ही रेड स्ट्रैंड हैं, तो उससे तुम्हारा दो बन गए हैवी लाइट, और बाकी चार स्ट्रैंड जो हैं वो हो गए तुम्हारे ग्रीन वाले, तो उससे तो बन गया पूरा का पूरा ग्रीन, मतलब लाइट लाइट। तो टोटल हमको कितने स्ट्रैंड मिले? सॉरी, चार नहीं, छह। तो टोटल 8 स्ट्रैंड मिले, और 8 स्ट्रैंड में से 2 स्ट्रैंड जो है हमारा वो कैसा है, हैवी लाइट है। परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका तो यही हो गया, 4 से डिवाइड किए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 से 2 कट गया, मीन्स आंसर आया 25%। तो हैवी लाइट वाले का नंबर आ गया 25%। वैसे ही लाइट लाइट वाले का नंबर भी निकाल सकते हो, 6/8 इंटू 100, आंसर निकल के आ जाएगा 75%। तो ऐसे करके तुम लोग को एक सिंपल सा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक यही है कि पहले 100% होगा, उससे 50 होगा, 50 से 25 होगा, 25 से 12.5 होगा, उसके बाद 6.125 होगा, ऐसे करके 3 पॉइंट आगे चीजें चलती चली जाएंगी। तो हर एक जनरेशन के बाद आधा होते चला जाएगा हमारा डीएनए। ये निकल के आ जाता है तुम लोगों का ट्रिक। लेकिन ट्रिक के ऊपर हमेशा भरोसा मत करना। अगर टाइम नहीं है तब ट्रिक फॉलो करना, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम एक बार कंफर्मेशन जरूर करना। अगर टाइम नहीं है तो ट्रिक फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम है तो कंफर्मेशन जरूर करना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंफर्मेशन। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का डीएनए रेप्लिकेशन के 6 इंपॉर्टेंट चीजें। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या था? पहला इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये था कि जो टेम्पलेट यूज होगा वो यूज होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी तुम्हारी 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा। उसके बाद जो रेप्लिकेशन होगा वो होगा बाई डायरेक्शनल, सेमी डिसकंटिन्यूअस और सेमी कंजर्वेटिव। ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिस पे रेप्लिकेशन चल रहा होता है।
अब बात करते हैं हमको रेप्लिकेशन के लिए चाहिए क्या क्या चीजें, रिक्वायरमेंट क्या क्या है रेप्लिकेशन के लिए। तो चलो समझते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं रेप्लिकेशन के लिए। पहला चीज क्या हो गया, 10:45 हो रहा है, कल पढ़ लेंगे। 10:45 ही तो हो रहा है ना, इसको 20 मिनट में खत्म हो जाएगा इसको। चलो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट की अगर बात करो तो सबसे पहला चीज हम लोग को चाहिए न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं हम लोग एनटीपी। पहला रिक्वायरमेंट है एनटीपी का। एनटीपी मतलब एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, सीटीपी हो गया और यूटीपी हो गया। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डीऑक्सी शुगर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग राइबोज शुगर ले रहे हैं जिसमें डीऑक्सीजनेशन नहीं हुआ। हमको इस शुगर की जरूरत है क्योंकि हम लोग प्राइमर जो बनाते हैं वो आरएनए होता है। तो आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए, एनटीपी चाहिए, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी चाहिए, जिसको एक वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, जिसका यूज हम लोग आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस के लिए करेंगे। दूसरा चीज हमको चाहिए डीएनटीपी। डीएनटीपी का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। हमको क्या चाहिए, डीएनटीपी चाहिए। डीएटीपी दे दो, डीजीटीपी दे दो, डीसीटीपी दे दो और डीटीटीपी दे दो। डीएटीपी का मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटेडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट। इसका यूज हमको करना है फॉर द डीएनए सिंथेसिस। चाहे लैगिंग स्ट्रैंड हो चाहे लीडिंग स्ट्रैंड हो, उनकी सिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए, डीएनटीपी चाहिए। तीसरा चीज हम लोग को क्या चाहिए, तो तीसरा चीज चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, एंजाइम है। लेकिन कोई भी एक एंजाइम बिना किसी कोफैक्टर के काम नहीं करता है, हमको कोफैक्टर चाहिए होगा और वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक्ट एज ए कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉल। डीएनए का सिंथेसिस तभी होगा जब मैग्नीशियम दोगे। अगर मैग्नीशियम एब्सेंट रहा तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा तो फिर रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जो हमको लास्ट चीज चाहिए वो है टेम्पलेट प्राइमर का जंक्शन। हमको जो लास्ट चीज चाहिए वो है टेम्पलेट प्राइमर का जंक्शन। अब व्हाट इज टेम्पलेट प्राइमर का जंक्शन, तो सीधा सा बात, मान लो दिस इज टेम्पलेट जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम ओरिएंटेशन में है। इसके 3 प्राइम पे प्राइमर जुड़ना चाहिए। जब प्राइमर जुड़ेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के सिंथेसिस करा सकते हैं। तो पहली बात तो सिंपल सा बात देखो, टेम्पलेट होना चाहिए, टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। पहला बात तो क्या होना चाहिए, टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्राइमर है, प्राइमर ऐड होना चाहिए ऑन द 3 प्राइम ऑफ टेम्पलेट। अगर दोनों चीजें हैं, टेम्पलेट भी है प्राइमर भी है, तभी जाके डीएनए की सिंथेसिस हो सकती है। तो यहां पे तुमको रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेप्लिकेशन देखने को तुमको मिलेगा। लेकिन मैं ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, तो तुम लोग को बताना बस ये है कि रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा।
चलो दूसरा केस लेते हैं हम। क्या रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? ये तुम्हारा जो ब्लू वाला है वो है टेम्पलेट, और रेड वाला जो तुमने ऐड किया है वो है प्राइमर। तो बताओ रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। रेप्लिकेशन होगा। थर्ड केस की बात करते हैं। ये है टेम्पलेट और ये है प्राइमर। रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। टेम्पलेट है ही नहीं तो नहीं। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइमर तो है लेकिन प्राइमर के सामने टेम्पलेट नहीं। अगर यहाँ पे टेम्पलेट होता तो डीएनए की सिंथेसिस हो जाती, जैसे कि इस केस में दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये रहा डीएनए, डीएनए ये रहा प्राइमर। तो अब डीएनए की सिंथेसिस होती तो हाँ बिल्कुल हो जाती, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट आगे में खाली है, तो सिंथेसिस देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग को देखना है कि हमको पहली बात तो टेम्पलेट भी चाहिए, टेम्पलेट के साथ साथ प्राइमर भी चाहिए। टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तभी जाके यहाँ पे सिंथेसिस कराई जा सकती है। दूसरा, प्राइमर ऐड हो तो प्राइमर के सामने टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड हो तब जाके सिंथेसिस होगी। अगर प्राइमर जुड़ा है लेकिन टेम्पलेट ही सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है ऊपर में, तो वहां पे सिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो आज के लिए तो टेम्पलेट प्राइमर जंक्शन जो है वो किसको बोलेंगे? टेम्पलेट प्राइमर का जंक्शन मतलब जहां पर टेम्पलेट प्राइमर के साथ जुड़ा हुआ है, ये जंक्शन जो है ना, इसको तो ये चाहिए हम लोग को, टेम्पलेट और प्राइमर का जंक्शन। और टेम्पलेट प्राइमर का जंक्शन में अगर टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड है तो सिंथेसिस कराया जा सकता है। लेकिन याद रखना प्राइमर के 3 प्राइम हाइड्रोक्सी के ऊपर एडिशन होगा। कभी तुम लोग को ऐसा ना बना दे, जैसे मैं बनाने का कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में तुम लोग बन के ना आ जाओ कि ये रहा तुम्हारा डीएनए और ये ऐड हो गया प्राइमर। अब बताओ डीएनए का सिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? तो इसे आंख मत बंद करना और आंख बंद करके मत बोल देना हाँ हाँ ये तो टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड दिखा, लो सिंथेसिस नहीं होगा। करवा दिए। तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। रीजन क्या है? टेम्पलेट वो प्राइमर जो है वो गलत डायरेक्शन में, टेम्पलेट भी गलत डायरेक्शन में, प्राइमर गलत डायरेक्शन में जुड़ा है। प्राइमर तो जुड़ गया है लेकिन प्राइमर से हम लोग पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेप्लिकेशन 3 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो ये चीज भी एग्जाम में देख लेना। ठीक, तो हमेशा 3 प्राइम हाइड्रोक्सी प्राइमर का खाली रहे, टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड हो ऊपर में, तो हम लोग आराम से डीएनए का रेप्लिकेशन करवा पाएंगे। लेकिन प्राइमर का 3 प्राइम तो खाली है लेकिन टेम्पलेट सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, तो वहां पे भी रेप्लिकेशन नहीं होगा। जबकि टेम्पलेट है और हमारा प्राइमर भी सही तरीके से जुड़ा हुआ है, तो रेप्लिकेशन देखने को मिल जाएगा हम लोग को। तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। बाकी कल के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स यूज किए जाते हैं